अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 मीन्स बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले बेटा बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम जानदारों का इस्तेमाल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स, ताकि वो हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद अशिया तैयार कर सकें, कुछ प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर सकें फॉर मैन काइंड, इंसानियत के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी किस्म के ऑर्गेनिज़म को यूज़ किया जा सकता है। इसमें सिंपली हम कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म। इट मे बी अ प्लांट, इट मे बी अ एनिमल और इट मे बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। किसी भी ऑर्गेनिज़म को यूज़ किया जा सकता है एक ऐसी प्रोडक्ट की प्रिपरेशन के लिए जो कि ह्यूमंस को फ़ायदा दे, बेनिफिट्स दे। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस में एक डिज़ीज़ है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में ह्यूमन बॉडी इंसुलिन प्रिपेयर नहीं करती। इंसुलिन प्रिपेयर करने के लिए हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया इंसुलिन प्रिपेयर कर रहे हैं और ह्यूमंस उससे बेनिफिट ले रहे हैं। इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। लाइक प्लांट की वैरायटीज़ बनाने के लिए बहुत सी किस्म के हमारे पास प्लांट अवेलेबल हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से हमने प्रोड्यूस किए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनिमल्स की बहुत सी टाइप्स हैं, बहुत सी ब्रीड्स हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी से प्रिपेयर कर चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में एक बहुत ही ओल्ड डिसिप्लिन है। इवन के अगर हम बात करें इसके ओल्ड होने की या इसके टाइम ड्यूरेशन की, तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 4000 BC ये डिसिप्लिन कॉन्टीन्यू है। लेकिन कोई भी इस डिसिप्लिन से बखूबी वाकिफ़ नहीं था। टर्म बायोटेक्नोलॉजी रिसेंटली यूज़ की गई एक टर्म है, बहुत एंसेंट टर्म्स नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत रिसेंटली यूज़ की गई टर्म है बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन डिसिप्लिन में होने वाली जो वर्किंग है, जो प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ है, ये बहुत टाइम पहले से। लिहाजा हमने बायोटेक्नोलॉजी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। लाइक हमने कहा कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। पहले हम देखते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत टाइम पहले से इस्तेमाल होती आ रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, बियर, योगर्ट। इसको हम बेटा एक चीज़ से जज कर सकते हैं। आपको टाइम का आइडिया हो सकता है कि एक वो टाइम जिस टाइम से हम योगर्ट प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, योगर्ट बनाते आ रहे हैं, वो कमर्शियल स्केल पे है, वो डोमेस्टिक स्केल पे है, किसी भी लेवल पे है। जिस लेवल पे और जिस टाइम से हम योगर्ट बनाते आ रहे हैं, एक्चुअल में फर्मेंटेशन उस टाइम से होती आ रही है। और फर्मेंटेशन सिंपली मीन इट्स अ बायोटेक्नोलॉजी। एनीहाउ, कुछ टाइम गुजरने के बाद मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आ गई। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का आगाज़ अप्रॉक्सीमेटली 1944 से हुआ। 1944 से 1944 में इस सेंस में हुआ जब हमें पता चल गया कि डीएनए हमारा जेनेटिक सेटअप है, जेनेटिक मटेरियल है। उस टाइम पे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का आगाज़ हो गया। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में एक टेक्निक जो यूज़ की जाती है मेजरली, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का आगाज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग से हुआ। और ये उस टाइम पे पॉसिबल हुआ जब हमें ये पता चल गया कि
डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है और ये इंडिविजुअली हमारे हर सेल में पाया जाता है। डीएनए से हम क्या कर सकते हैं? 1944 में जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि हम सेल के बाहर डीएनए को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से। डीएनए के किसी भी सेगमेंट मींस जीन को हम सेल से रिमूव कर सकते हैं और इसके अलावा हम डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में दरअसल एक रेवोल्यूशन लेके आई, एक ऐसी रेवोल्यूशन जिससे हमने बहुत सी डिजीज़ का क्योर फाइंड कर लिया। ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो कि जेनेटिक हैं, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती हैं, उनको हमने फाइंड कर लिया कि उनको किस तरह से क्योर करना है, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि हम डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके सेगमेंट को रिमूव कर सकते हैं। इसमें कुछ वर्किंग स्टार्ट की गई 1944 में। डीएनए का पता चलने के बाद 1970s में हम डीएनए को कट और पेस्ट करने के काबिल हो गए, यानी कि हम डीएनए के सेगमेंट को मींस जीन को हम कट कर सकते हैं एक डीएनए से। लेट्स सपोज ये एक डीएनए है, इस डीएनए से हम इस एक जीन को रिमूव कर सकते हैं। इवन के हम पूरे जीनोम में किसी भी पोजीशन से किसी भी जीन को आइडेंटिफाई करके रिमूव कर सकते हैं, वहाँ से कट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंड देन हम पेस्ट भी कर सकते हैं, हम जीन को दोबारा से रीइंसर्ट भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस एंजाइम से होता है, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रिपेयर हो गए जो जीन को आइडेंटिफाई करते हैं, जीन को डीएनए से कट करते हैं या जीन को डीएनए में पेस्ट करते हैं। क्लियर हो गया बेटे? ओके। उसके बाद 1978 में जीन को यूज़ करते हुए इंसुलिन प्रिपेयर कर ली गई बैक्टीरिया से, यानी कि हमने ह्यूमन इंसुलिन जीन को कट किया, कट करके उसको बैक्टीरिया में पेस्ट कर दिया और बैक्टीरिया हमारे लिए इंसुलिन प्रिपेयर करना शुरू हो गए। इसके बाद 1990s में वी स्टार्ट आ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। जीनोम मीन के हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जिसमें हम डीएनए को स्टडी करना शुरू हो गए। 1990s में डीएनए की स्टडी स्टार्ट हुई। हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इट्स मीन्स कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें उन 46 क्रोमोसोम्स को स्टडी किया जाना था। उसमें मौजूद हर जीन को आइडेंटिफाई करना था, उस जीन के करैक्टर को आइडेंटिफाई करना था कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, उस जीन की लोकेशन कौन से क्रोमोसोम पे है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और कंप्लीट ये प्रोजेक्ट पब्लिश किया गया 2002 में। 1990s में स्टार्ट होने वाला प्रोजेक्ट 2002 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1997 में अगर हम बात करें तो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसका नाम है विल्मट। उसने प्रोड्यूस की एक शीप प्रोड्यूस की फ्रॉम सेल्स, यानी कि उसने एक बॉडी से, शीप की बॉडी से कुछ सेल्स लिए, उन सेल्स को कल्चर किया और कल्चर करने पे उसने एक शीप प्रोड्यूस कर दी, एक शीप बना दी सेल कल्चर से, और उस शीप को नाम दिया गया डॉली, यानी कि डॉली शीप स्कॉटलैंड के एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट विल्मट ने 1997 में प्रोड्यूस की। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कारनामे, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम इराज जिसमें बायोटेक्नोलॉजी पे कुछ वर्क किया गया। एनी हाउ बायोटेक्नोलॉजी पे स्टिल वर्क कंटिन्यू है। तो हम इन दोनों को, यानी कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक फर्मेंटेशन और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग को
वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी से टेक्निक फर्मेंटेशन को डिस्कस करते हैं कि फर्मेंटेशन क्या है, जो कि एंसेंट टाइम से कंटिन्यू है। फर्मेंटेशन इज़ अ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। अगर हम बात करें बेटा ब्रेकडाउन की, तो ब्रेकडाउन सिंपली मीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज का नामुकम्मल टूटना। दैट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की एक टाइप है। रेस्पिरेशन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन टू प्रोड्यूस एटीपी और एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन की हम जानते हैं, प्रीवियस ग्रेड 9 में हम लोग इसकी दो कैटेगरीज पढ़ चुके हैं, दो टाइप्स पढ़ चुके हैं, मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन एक्चुअल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही है, जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है और ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इनिशियल टाइम्स में, यानी कि हम बात कर रहे हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की, तो जो एंसेंट टाइम्स थे उसमें कंसीडर किया जाता था कि फर्मेंटेशन एक्चुअल में एक केमिकल रिएक्शन है, एक प्योर केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें कि मिल्क जो है वो चीज़ में या योगर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। टाइम गुजरता गया, अल्टीमेटली 1857 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम लुईस पास्चर था, इसने साइंटिफिक कम्युनिटी को कन्विंस किया, क्योंकि इसने खुद कुछ ऑब्जर्व कर लिया था। इसने क्या ऑब्जर्व किया? पास्चर ने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में फर्मेंटेशन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसका स्टार्ट केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक रिजल्ट है, ये एक प्रोडक्ट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी का एक रिजल्ट है। इसने बाकी तमाम साइंटिस्ट को, बाकी तमाम कम्युनिटी को इस बात पे कन्विंस किया कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं बल्कि ये एक माइक्रोबियल एक्टिविटी है। यानी कि इसमें भी क्या यूज़ होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं कुछ प्रोडक्ट की प्रिपरेशन के लिए। इट्स अ बायोटेक्नोलॉजी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होंगे, एक प्रोडक्ट प्रिपेयर करेंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। अगला व्यू क्लियर है? ओके, तो फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन कैसे होती है ज़रा देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरोविक एसिड में। दैट प्रोसेस इज नॉन एज ग्लाइकोलाइसिस। इस चीज़ को हमने एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही पढ़ा था। यानी कि ग्लूकोज पायरोविक एसिड में ही फर्स्ट फेज में कन्वर्ट होता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है जबकि पायरोविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का इनिशियल फेज है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है। ओके, उसके बाद पायरोविक एसिड डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। पायरोविक एसिड एथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है और एसेट्रा कुछ दूसरे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो सकता है, बहुत से दूसरे मॉलिक्यूल्स बना सकता है। तो जो भी मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड बना रहा है ये सारी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसकी प्रोडक्ट के बिहाफ पे इसको 2 मेजर कैटेगरीज में टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। रेस्पिरेशन की फर्स्ट टाइप जो है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक ऐसी फर्मेंटेशन है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि यीस्ट की हेल्प से होती है। हमने कहा था कि फर्मेंटेशन माइक्रोबियल एक्टिविटी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यीस्ट है और यीस्ट फैमिली से बिलोंग करने वाली एक स्पीशी जिसका नाम सैक्रोमाइसिस और फुल नेम इसका बनेगा सैक्रोमाइसिस सर्विसेज।
एक ऐसा यीस्ट है जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन परफॉर्म करती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरोविक एसिड एसिटैल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो एसिटैल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सो एथानॉल इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट एंड एसिटैल्डिहाइड इज़ अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। पायरोविक एसिड डायरेक्ट एथानॉल में कन्वर्ट नहीं होता बल्कि एसिटैल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है पहले। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एक्चुअल में ये ब्रेड की राइजनिंग की वजह बनती है। हम देखते हैं कि ब्रेड जो है वो फूल जाती है, राइज हो जाती है। या केक हम देखते हैं बेक करते हैं जब हम यीस्ट को लेके, ये घरों में भी बेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, डोमेस्टिक भी बेकिंग के लिए या कमर्शियली भी बेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है यीस्ट। तो यीस्ट में से जो कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है? ब्रेड की राइजनिंग की वजह बनती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को मेजरली और कॉमनली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को यूज़ किया जा सकता है बियर की फॉर्मेशन के लिए, ब्रेड फॉर्मेशन के लिए और वाइन फॉर्मेशन के लिए। ये कुछ कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी प्रोडक्ट्स भी बनाई जा सकती हैं। सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। फर्मेंटेशन की सेकंड टाइप आ जाएगी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इट इज़ डन बाय बैक्टीरिया एंड द कॉमन स्पीशीज बैक्टीरिया विच परफॉर्म लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज़ अ लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस स्पीशी जो है ये क्या करती है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन परफॉर्म करती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए पायरोविक एसिड जो है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसके क्या एडवांटेज हमें हो सकते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को यूज़ किया जा सकता है योगर्ट की फॉर्मेशन के लिए, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीज़ की फॉर्मेशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थी बेटा फर्मेंटेशन की कुछ टाइप्स। एक्चुअल में जो सबस्ट्रेट है वो पायरोविक एसिड ही है। पायरोविक एसिड किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? एथानॉल में कन्वर्ट होगा या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा? ये माइक्रोब डिटरमाइन करेगा। यानी कि अगर पायरोविक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा यीस्ट तो होगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर पायरोविक एसिड से रिएक्ट करेंगे बैक्टीरियाज यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तो कौन सी फर्मेंटेशन होगी? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। अल्लाह हाफिज़।